हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओशियन जीएस एकेडमी में। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा 30 दिन बाद यानी कि 11 फरवरी को हमारा एग्जाम है आरओ यारो को। इसी को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के माध्यम से हम लोग विभिन्न कोचिंग संस्थाओं का टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। आज जो मैंने टेस्ट लिया है वो जीएस वर्ड का है, हिस्ट्री का। अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन करते सारे क्या है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आपको काफी 90% तक आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हर सेक्शन से क्वेश्चन मिलते हैं इसमें, वो चाहे एंशियंट का हो, मेडिवल का हो या मॉडर्न हिस्ट्री का हो। हर सेगमेंट को इन्होंने इसके क्वेश्चन दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं हमारे जीएस वर्ड का, ये जीएस का है, जो कि सिर्फ ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इनका, है ना। पहला क्वेश्चन है कि महापाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, है ना। महापाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन दे दिया गया, वीरभानुपुर, लंगनाज, चौपनी चौपनी मांडो या आदमगढ़, है ना। तो आपको बताना है मध्य पाषाण काल में कहाँ पर पशुपालन के प्रमाण पत्र मिले हैं, है ना। पशुपालन के प्रमाण पत्र मिले हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आदमगढ़। आंसर क्या होगा हमारा आदमगढ़। आदमगढ़ के साथ साथ बागोर है, बागोर जिला है, कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। यहाँ पर भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहला जानवर जो बनाया गया था पालतू, वो कौन सा, कुत्ता था। ठीक है, कुत्ता। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण काल, है ना, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जैसे कि आपको पता है, इतिहासकारों ने प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। प्राग ऐतिहासिक काल, है ना, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का तात्पर्य क्या होता है ना, जहां पर पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं ना, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, किंतु, है ना, कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है ना, कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है, कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ऐसे काल को हम लोग क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से काल में। पहला है पूरा पाषाण काल, है ना, पूरा पाषाण काल। दूसरा है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और क्या है, नवपाषाण काल। और कौन सा है, नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। ओके, देखिए देखिए पूरा पाषाण काल को भी, अगर पूरा पाषाण काल का अगर टाइम देखे, है ना, पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड देखे, तो कब से कब तक रहा। ये प्रारंभ, जब से पृथ्वी प्रारंभ होती है, मानव सभ्यता स्टार्ट होता है, तब से प्रारंभ से लेकर 10,000, देखिए 10,000 को हम लोग के भी लिखते हैं, तो 10 के बीसी तक का समय क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है हमारा, पूरा पाषाण कहलाता है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल हमारा 10,000 बीसी से 5500 हमारा 5500 बीसी तक के टाइम पीरियड को, इसका मतलब क्या है, 10,000 से 5500 ईस्वी या बीसी तक के काल को मध्य पाषाण काल में रखा जाता है। नवपाषाण काल में 5500, इसको के में रख रहा है, आप सभी को पता है, हजार में क्या है, के लिख रहा है। 5500 से 3000 बीसी वाले काल को किसमें रखा गया है, नवपाषाण काल में रखा है ना। थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं इसका टाइम पीरियड, है ना। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, एक तो है निम्न पूरा पाषाण काल, है ना, पूरा पाषाण काल। और दूसरा क्या है हमारा, निम्न है, और कौन सा है, निम्न है और कौन सा है, मध्य और उच्च पाषाण काल। ठीक है, निम्न, मध्य और उच्च। अगर निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें, प्रारंभ से, है ना, इसका डेट वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, ईयर, है ना, कि कितना पुराना है। एक ओवरव्यू ले लेते कि प्रारंभ से 1,00,000 बीसी तक के टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, निम्न पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का
इसका क्या है कि 1 लाख से 40,000 40,000 बीसी के टाइम पीरियड को किसमें रखा गया है? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में। 40,000 से 10,000 बीसी तक के काल को किसमें रखा गया? उच्च पूरा पाषाण काल में। तो ये डिवाइड किया गया है इतिहासविदों द्वारा, है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या, कहाँ कहाँ साक्ष्य मिलते हैं, मध्य पाषाण काल में कहाँ कहाँ साक्ष्य मिलते हैं। जैसे पहले देख लेते हैं पूरा पाषाण काल। क्या है पूरा पाषाण काल? पूरा पाषाण काल का साक्ष्य कहाँ कहाँ मिला है? सोहन घाटी, है ना। सोहन घाटी कहाँ कहाँ मिला है? सोहन घाटी, सोहन नदी घाटी, नदी घाटी, और कहाँ पे? बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, है ना। और कौन सा? नर्मदा। इन सब जगह क्या हुआ है? यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं किसके? पूरा पाषाण काल के। किसके मिले हैं? पूरा पाषाण काल के। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ओके। अगर यहाँ पे देखें क्या साक्ष्य मिला है, तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, है ना, आप सभी को पता होगा भीमबेटका की गुफाएं, जहां भीमबेटका की गुफा में जो चित्र बने हैं, है ना, जो चित्र है ना, वो कब का है? ये पूरा पाषाण काल का है। कब का है? ये पूरा पाषाण काल का है। ऑलराइट, है ना, ये बात याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें मध्य पाषाण काल की, है ना, मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल की बात में ये रखिएगा कि इस काल को माइक्रोलिथ, है ना, क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ भी इस काल को कहा जाता है। दूसरी बात, जैसे क्वेश्चन भी आया था ना, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो यहाँ पे आजमगढ़, आदमगढ़, है ना, आदमगढ़, आदमगढ़, और आदमगढ़ एमपी में है। कहाँ पे है ये? एमपी में है। और बागोर, बागोर कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। राजस्थान, है ना, राजस्थान में है। ये यहाँ से मिले हैं। मानव के अस्थि पंजर मिले हैं किस काल के? मध्य पाषाण काल के। मानव के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर मिले हैं, है ना। अब मानव के अस्थि पंजर मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ पे? यूपी में। प्रतापगढ़ यूपी, ओके, यूपी में। या एक और जगह से सराय नाहर, सराय नाहर और मदहा, मदहा, है ना, मदहा, यहां से भी साक्ष्य मिले हैं, है ना। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सभी को पता है सामर झील है ना। राजस्थान का सामर झील, कौन सा? सामर झील, सामर झील यहां से विश्व का, क्या है? विश्व का, सामर झील के पास विश्व का, विश्व का प्राचीनतम वृक्ष, प्राचीनतम वृक्ष का साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम वृक्ष का साक्ष्य मिला है, ठीक है, वृक्ष का साक्ष्य मिला है। ये बात याद रखिएगा, ओके। तो चलते थोड़ा सा नवपाषाण काल के बारे में जान लेते हैं ना। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में अग्नि की खोज वगैरह हो चुकी थी, है ना। इसमें क्या है, 2-4 बात याद रखिए। जैसे मेहरगढ़ से मिला था, मेहरगढ़ से इसके साक्ष्य मिले थे, है ना, कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले थे। और क्या मिला था? नवपाषाण काल जैसे वुड्स होम, वुड्स होम, है ना, गर्तावास मिला है। ये सब किसके हैं? ये नवपाषाण के हैं। गर्तावास, है ना, गर्तावास, गुफ कराल, ये सब कहाँ का है? ये नवपाषाण काल का। इतनी बात आपको याद रखनी। वापस चलते क्वेश्चन में, वापस चलते क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ से। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कोलडेवा। कहाँ से मिलता है? कोलडेवा। ये बात भी याद रखिएगा। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए कृषि के, अभी पहला क्वेश्चन क्या था? पशुपालन का था कि पशुपालन के पहला साक्ष्य कहाँ पे मिला है। अब क्वेश्चन है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा, लहुरा देव, ब्रह्मगिरी या टोकवा। तो आपको बताना है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आप सभी को पता है लहुरा देव। राइट आंसर इज लहुरा देव। लहुरा देव में भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हमारा है ना, देखिए भारतीय कृषि का, अब कृषि के साथ साथ और भी चीजें देख ले, जैसे चावल का, मैंने बताया चावल, तो चावल के प्राचीनतम साक्ष कहाँ से मिले? कोलडीवा से। कहाँ से मिले हैं? कोलडीवा से, है ना। ये भी थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, कोलडीवा से, है ना। अगर जैसे कि आपने देखा चिरांद, चिरांद कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? बिहार में है। तो बिहार से यहाँ पे क्या है? हड्डी के औजार बहुत मिले हैं। क्या मिला है? हड्डी के औजार बहुत मिले हैं, हड्डी के उपकरण। क्या मिला है? हड्डी के उपकरण कई मिले हैं, है ना। ओके, ये बात भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। देखिए प्राग ऐतिहासिक, पहला क्या है? आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग, युग प्राग ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग। देखिए अभी मैंने बताया प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि पुरातात्विक साक्ष्य तो मिल जाते हैं लेकिन कोई साहित्यिक स्रोत नहीं मिलता। अगर बात करें हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमें साक्ष्य तो मिल जाते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, साथ ही साथ साहित्यिक साक्ष्य मिलता है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं गया हो या उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, तो ऐसे सभ्यताओं को हम लोग आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं, जैसे कि हमारा सिंधु सभ्यता। आप सभी को पता है सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका मतलब क्या है? साहित्यिक स्रोत तो है लेकिन अभी उसको हम पढ़ नहीं सकते, साथ ही साथ इसके पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद है। तो ऐसे सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं। तो सिंधु सभ्यता क्या है? आद्य ऐतिहासिक युग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। ऐतिहासिक युग तो जानते ही आप, जहां साहित्यिक स्रोत भी मौजूद हो, पढ़ा भी जा सके, लिपि को भी जाना जा सके, साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हो, तो उसे ऐतिहासिक युग में रखते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि, है ना, अगला क्वेश्चन है कि, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि, है ना, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु सभ्यता के बारे में क्या बात करें आपसे, थोड़ा सा चलो बता देते हैं ना, रिवीजन कराना इस टेस्ट सॉल्व कराने का उद्देश्य ही है ना। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, है ना, सिंधु सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता क्या है, इसका समय पीरियड क्या है? देखिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है ना। तो एक जो सर्वसम्मति है ना, वो कौन सा है? 2500 से 1750 बीसी, बीसी ये टाइम पीरियड है किसका? सिंधु सभ्यता का, है ना। अगर हम लोग सिंधु सभ्यता की बात करें तो 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की जाती है। माना जाता है कि उसके पहले मानना था कि 326 बीसी में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तभी तक माना जाता था कि तभी तक कोई सभ्यता थी, उसके पहले कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन 1921 में जब सिंधु स्थल की खोज होती है तो पता लगा कि हमारा 3000, लगभग 3000 साल पुराना हमारा सभ्यता था, जो सभी समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता थी। क्या थी? सबसे विकसित सभ्यता थी। कौन सी थी? सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के सबसे पहले खोज की बात करें तो दयाराम साहनी ने सिंधु स्थल की खोज करी थी, है ना। बात करें अगर कि सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया, है ना, किसने बताया, तो उनका नाम क्या है? चार्ल्स मैसन, है ना। क्या नाम है? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन। कब बताइए? 1826 में। 1826 में इन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता नाम की कोई चीज है ना। सर्वप्रथम इन्होंने पता लगाया था, नाम पूछ ले तो चार्ल्स मैसन। 1921 में, है ना, दयाराम साहनी जी द्वारा, दयाराम साहनी जी द्वारा इसकी खोज की जाती है, साहनी जी द्वारा खोज की जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता की। तो सिंधु सभ्यता का अगर हम लोग ऊपरी ऊपरी विस्तार देखें तो ये क्या है? मांडा। क्या है? मांडा। अगर इसका पूर्वी विस्तार देखें तो आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। अगर इसका दक्षिणी विस्तार देखें तो दायमाबाद,
दायमाबाद। वहीं अगर इसका पश्चिमी विस्तार देखें तो क्या है, सुत कागेडोर। क्या है, सुत कागेडोर, है ना। देखिए ये क्या है, त्रिभुजाकार में है। क्या है, त्रिभुजाकार में। तो जो इसका एरिया था, सिंधु सभ्यता का जो एरिया था वो कैसा था, त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार था। ओके, और इसका जो कितने जगह पे फैला था, तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर वर्ग क्षेत्र में फैला था। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ था, है ना। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। इसके सबसे महत्वपूर्ण, है ना, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो स्थल है इसका, है ना। मोहनजोदड़ो स्थल है। अगर भारत की बात करें तो राखीगढ़ी। क्या है, राखीगढ़ी। भारत में राखीगढ़ी, क्योंकि मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। तो सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। अगर भारत की बात करें, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। ये बात भी आपको इसमें याद रखें। आगे और भी डिटेल में बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन उसी से संबंधित है ना। तो अभी इतना ही देखते हैं, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, आदि ऐतिहासिक काल में, है ना। देखिए सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, और इनका जो निवास स्ट्रक्चर था, जहाँ पे ये लोग रहते थे, उसका निवास स्ट्रक्चर बिल्कुल शहरी था, है ना। बिल्कुल शहरी स्ट्रक्चर था। ये लोग प्रॉपर समकोण पर इनका सड़कें जाती थी, है ना। और पानी निकलने के लिए नाली बनाई जाती थी, और कुछ दूर पे जाकर मेन होल होता था, है ना। जितनी भी एडवांस इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर थी, शहरी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या थी, बिल्कुल एडवांस थी। इसकी कई विशेषताएं हैं, है ना। सिंधु सभ्यता कई विशेषताएं हैं। ईंटों का प्रयोग किया इन्होंने, है ना। जैसे कि पूछ लेते, कच्ची ईंटों के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, तो ये हमारा कालीबंगल में मिले हैं। अलंकृत ईंटों का भी प्रयोग किया इन्होंने, तो वो कहाँ पे मिला है, हमारा कालीबंगल में मिला है। जैसे लोथल क्या था, बंदरगाह क्षेत्र था। लोथल से पता चलता है कि वहां पे फारस की मोहरे मिले हैं। उससे आइडिया लगाया गया, अनुमान लगाया गया। सारा क्या है, अनुमान पे है। पूरा तात्विक साक्ष्य मिला, उससे अनुमान लगा कि ऐसा ऐसा होता रहा होगा, है ना। तो फारस की मोहरें मिलने से ये अनुमान लगाया गया कि ये इससे विदेशों से भी व्यापार होता रहा होगा, है ना। वहां पे मनके के कई सारे टूटन फूटन मिला, तो इससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे उद्योग रहा होगा मनके बनाने के, लोथल में, है ना। तो कई ऐसी चीजें हैं जो साक्ष्य मिले, उससे अनुमान लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग ऐसे रहते होंगे। जैसे सिंधु सभ्यता में मानव प्रजातियां कौन कौन सी थी, जैसे भूमध्य सागरी थे, है ना। भूमध्य सागरी थी सबसे ज्यादा। मानव प्रजाति कौन सी थी, भूमध्य सागरी थी, अल्पाइन थी, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, उत्तर वैदिक काल, पूर्व आर्य काल, या मौर्य काल, या कुषाण काल। देखिए मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्व आर्य काल। पूर्व आर्य काल का मतलब क्या होता है, सिंधु सभ्यता से मूर्ति पूजा का, क्योंकि कई सारे मूर्तियां भी मिली है ना। एक पुजारी की मूर्ति मिली है ना। और उर्वरता की देवी की मूर्ति, जो गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया था, वो उर्वरता की देवी को मानकर उसकी पूजा की जाती थी। तो मूर्ति पूजा के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, पूर्व आर्यकाल। आर्यकाल क्या था, वैदिक वैदिक पीरियड, है ना। वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटा गया। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, वैदिक पीरियड, वैदिक काल, वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 से 1000 बीसी। क्या माना जाता है, 1500 से 1000 बीसी। वही दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ये है हमारा 1000 से 600 बीसी, है ना, 600 बीसी। अब देखिए ऋग्वेद, ऋग्वैदिक काल में क्या है, यहाँ पे ऋग्वेद, इसका जो साक्ष्य मिला है, साक्ष्य क्या मिलता है, इसकी जानकारी हमसे कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद संहिता से। ऋग्वेद संहिता से इसकी हमें जानकारी मिलती है, और कोई भी हमें जानकारी नहीं मिलती है इसके माध्यम से, है ना। ऋग्वेद से हमको केवल मिलता है ना। ऋग्वेद से ही केवल मिलता है ना। ऋग्वेद से ही केवल मिलता है ना। ये बात भी याद रखिएगा। ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद में क्या है,
यहाँ पे क्या था, स्त्रियों की जो दशा थी बहुत ही अच्छी थी, है ना। ये बात याद रखिए। उत्तर वैदिक काल पूछे तो 1000 से 600 बीसी, ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। इतनी बात याद रखिए कि आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम अच्छे से डिटेल में करवा देंगे, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए हड़प्पा बस्ती दे दिया गया है और नदी दे दिया गया है ना। देखिए हड़प्पा काल के कितने सारे क्वेश्चन है, इससे आपको कितना सही से रिवाइज हो जाएगा ना। ये हड़प्पा सिंधु सभ्यता टॉपिक ही आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। हड़प्पा बस्ती दे दिया गया, जिस नदी पर अवस्थित है वो दे दिया गया। जैसे हड़प्पा, जब हड़प्पा स्थल की खोज हुई तो हड़प्पा कहाँ पर स्थित था, रावी नदी के किनारे था। कहाँ पे था, रावी, वो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर। कालीबंगा कहाँ पे, घग्गर, कहाँ पे, घग्गर। लोथल कहाँ पे है, भोगवा नदी पे। रोपड़ किस पे है, सतलज नदी पे। तो ऑप्शन क्या आंसर सही होगा, ए का 3, बी का 2, ए का 3, ए का 3, बी का 2, डी ऑप्शन यही मिला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे हड़प्पा के बारे में, कालीबंगा के बारे में, लोथल के बारे में और रोपड़ के बारे में, है ना। थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो हमारा और भी रिवाइज हो जाएगा। देखिए जैसे हड़प्पा का पूछ लेता है क्या क्या यहाँ से मिला। पहली बात, ये रावी नदी के किनारे है ना। रावी नदी कहाँ पे मिला, ये मोंट गोमरी जिला, मोंट गोमरी जिला पंजाब में, पंजाब, है ना, ठीक है, पंजाब में। दूसरी बात, हड़प्पा काल को, हड़प्पा स्थल को इसे कहा जाता है अर्ध अर्ध औद्योगिक औद्योगिक नगर। क्या कहा जाता है, अर्ध औद्योगिक नगर। जुड़वा नगर किसे बोला जाता है, जुड़वा नगर की बात करें तो जुड़वा नगर हम लोग बोलते हैं, है ना। क्या मिला, अर्ध औद्योगिक नगर कहते हैं, है ना। विस्तृत विस्तृत जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, विस्तृत विस्तृत जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो और किसको, हड़प्पा को। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, ठीक है। इतनी बात आप इसमें याद रखिएगा। बढ़ते अगला, हड़प्पा की बात करें तो यहाँ पे अन्नागार मिला है ना। यहाँ पे अन्नागार मिला है। अन्नागार क्या है, जैसे कि हम लोग क्या है, किसान लोग क्या करते हैं, एक साल का अपना अनाज जो भी उनको यूज करना होता है पूरे साल भर, उसको निकाल कर वो उनका भंडारण कर देते हैं। तो सिंधु सभ्यता में भंडारण के लिए क्या प्रयोग होता था, अन्नागार। जो भी एक्स्ट्रा होता था उनका, इतना अधिक उत्पादन होता था कि सरप्लस में रहता था। सरप्लस को कहाँ पे इकट्ठा करते थे, अन्नागार में। तो यहाँ पे क्या रखा जाता था, अनाज वगैरह रखा जाता था, है ना। अन्नागार हो गया। यहाँ पे कब्रिस्तान, क्वेश्चन कई बार आया है, कब्रिस्तान R37 यहाँ पे मिला है। समाधान, है ना, समाधान के लिए पेटी मिली है यहाँ पे। देखिए जो शव रखते हैं, डेड बॉडी रखते हैं, उस पेटी में वो पेटी यहाँ पे मिली है। और क्या मिला है यहाँ पे, शंख का बैल मिला है ना। शंख का बैल मिला है, शंख से बना बैल मिला है यहाँ पे, है ना। ये बात भी याद रखिएगा। और क्या मिला है, स्वास्तिक मिला है, स्वास्तिक मिला है ना, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। और चक्र मिला है ना, चक्र मिला है। और क्या मिला है यहाँ से, सीपी का पैमाना, सीपी का पैमाना। ये सब किस कहाँ पे मिले हैं, ये सारे कहाँ मिले हैं, ये सारे मिले हैं हड़प्पा में, है ना। हड़प्पा काल में ये रावी नदी में है, मोंटगोमरी जिला में है, पंजाब में। अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। विस्तृत जुड़वा राजधानी किसे बोला जाता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। यहाँ पे अन्नागार मिला है, कब्रिस्तान R37 मिला है, समाधान पेटी मिली है, शंख का बैल मिला है, स्वास्तिक मिला है, चक्र मिला है ना। और यहीं पर भी, यहीं पर जो स्त्री स्त्री के गर्भ से निकलता है ना, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, निकलता हुआ पौधा, ये भी कहां से मिला है, हमारा हड़प्पा से मिला है। तो ये बात इतनी याद रखिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। अब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग देखेंगे कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा के बारे में, कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है। किस नदी पर, घग्गर नदी पे। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। किस नदी पर है, राजस्थान में
किस नदी पर? घग्घर नदी पर। किस नदी पर? घग्घर नदी, घग्घर नदी पर। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। कालीबंगन को क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। क्या इसका है शाब्दिक अर्थ? काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज किसने करी थी? अमलानंद घोष ने। खोज किसने करी थी? खोज किसने करी थी? अमलानंद, अमलानंद घोष ने। अगर पूछ ले खुदाई किसने करी थी, है ना, खुदाई, खुदाई किसने करी थी? तो बीबी लाल, है ना, बीबी लाल, और इनके साथ एक और सहयोगी थे, है ना, बीबी लाल ने करी थी, और बीबी लाल ने करी तो बी के थापर, बी के थापर ने मिलकर इसकी खुदाई करी थी, है ना। और राजस्थान में क्या क्या मिला है ना, यहाँ पे जूते हुए खेत, जूते हुए खेत, जूते हुए खेत मिले हैं। यहीं से कहाँ से मिले हैं? कालीबंगल से। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? यहाँ पे क्या था? कच्ची ईंटें, कच्ची ईंट मिली है। साथ ही साथ अलंकृत ईंट मिली है, अलंकृत, अलंकृत ईंट मिली है, अलंकृत ईंट मिली है, ईंट मिली है ना। और क्या मिला है? अंत्योष्टि, अंत्योष्टि संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। पहला, है ना, अंत्योष्टि संस्कार 3, एक तो पूर्ण समाधिकरण, समाधिकरण मतलब समाधि बनाई जाती थी, समाधिकरण। दूसरा है आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। तीसरा क्या? दाह संस्कार। दाह संस्कार में क्या होता है? डेड बॉडी को जला दिया जाता था। दाह संस्कार, है ना, दाह संस्कार, ये सारे प्रसिद्ध थे वहां पे। और क्या मिला यहाँ पे? सूती कपड़े, सूती कपड़े पर छाप, सूती कपड़े पे जो छाप होता था वो, उसके साथ यहाँ पे मिले हैं, है ना। सिलबट्टा मिला है, सिलबट्टा मिला है ना, ये भी बात भी याद रखिए कि सिलबट्टा मिला है। और क्या क्या मिला है? सिलबट्टा मिला है ना, ये बात इसमें याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या करते हैं, लोथल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, लोथल के बारे में, लोथल के बारे में। ठीक है, लोथल किस नदी पर है? पहली बात तो भोगवा नदी पर, भोगवा नदी पर। दूसरी बात, ये बंदरगाह क्षेत्र था, एक बंदरगाह था, बंदरगाह था, है ना, बंदरगाह था ये। ठीक है, क्या था? बंदरगाह था। दूसरी बात, इसकी खोज किसने करी? खोज किसने करी? एस आर राव ने, एस आर राव ने करी थी, है ना। इसकी खोज किसने करी? एस आर राव ने। और यहाँ पे क्या क्या मिला? जैसे धान मिला, है ना, धान मिला। और क्या मिला? बाजरा, बाजरा मिला। फारस मुहर मिली, फारस मुहर, इससे अंदाजा लगाया गया कि यहाँ व्यापार होता था। फारस मुहर मिली। और क्या मिला? और क्या मिला? मन का उद्योग, मन का बनाने का उद्योग मिला यहाँ पे, है ना। और क्या मिला यहाँ पे? तांबे का, तांबे का क्या है? मुहर मिली, तांबे का मुहर, तांबे का मुहर, का मुहर। और क्या मिला? तांबे का मुहर मिला। और दिशा मापक यंत्र, दिशा मापक यंत्र, दिशा मापक यंत्र मिला, है ना। ये बात याद रखिएगा। रोपड़ की बात कर लेते हैं। रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ की बात करें तो रोपड़ कहाँ पे है? ये है हमारा पंजाब में। पंजाब में किस नदी के किनारे है? तो ये सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे, है ना। किस नदी के किनारे? सतलज। और इसकी खोज किसने करी? यज्ञदत्त शर्मा। किसने करी थी? यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी, है ना। इतनी बात आपको इसमें जानना अनिवार्य था। अनिवार्य इसीलिए था क्योंकि हमारा जो हमारा उद्देश्य है इस चैनल का कि हम आपको रिवाइज कराएंगे, तो हम क्वेश्चन को बगैर रिवाइज कराए आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवताओं में से किसने अपना, है ना, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? क्या माना जाता था? पुरोहित माना जाता था। किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति, इंद्र, अग्नि या मारुत। आपको बताना है किसको ये लोग पुरोहित मानते थे, है ना, वैदिक काल में मानते थे, है ना। जैसे कि इन्होंने दिया है, क्या दिया है? वैदिक देवताओं में से बृहस्पति दे दिया, इंद्र दे दिया, अग्नि दे दिया, मारुत दे दिया गया। देखिए,
पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। ये सारे क्या थे, भगवान थे, है ना, भगवान, कई सारे भगवान को मानते थे और सभी भगवान का अलग अलग काम होता था, है ना, कि ये हमारे, ये आंधी के देवता है, ये वर्षा के है, ये युद्ध के देवता है। जैसे कि इंद्र को माना जाता था किसका, युद्ध का देवता, युद्ध का देवता माना जाता था। किसको माना जाता था, इंद्र को, है ना, कि ये युद्ध के समय इनको याद करने पे जो युद्ध है हम लोग विजयी हो जाएंगे, युद्ध का देवता माना जाता था। वर्षा का देवता, वर्षा का देवता, है ना, ये सब कौन थे, ये किसको माना जाता है, इंद्र को। अगर हम लोग अग्नि की बात करें तो देवता मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, ये मध्यस्थ की भूमिका। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य और भगवान के बीच में जो मनुष्य की बातें हैं वो भगवान तक पहुंचाने के लिए कौन बीच में आता था, है ना, वो आते थे हमारे अग्निदेव जी। मारुत क्या थे, ये आंधी, ये हवाओं के देवता थे, आंधी वगैरह आती है थी तो इसके देवता थे ये, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन कहता हमारा कि, अगला क्वेश्चन है हमारा कि, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्या कहता है, बुद्ध की मृत्यु के बाद, है ना, जब बुद्ध जी बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जब उनकी मृत्यु होती है तो पूछा गया प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, किसने इसकी अध्यक्षता की थी, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, महाकश्यप या नागसेन द्वारा। देखिए, जब बुद्ध जी की मृत्यु होती है ना, कुशीनगर में, है ना, कुशीनारा में, तो उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति कब होती है, 483 बीसी में होती है। कहाँ पे होती है, राजगृह में होती है ना। एक पेज में हम सारा आपको दिखा देते हैं जितने भी बौद्ध संगीतियां हुई हैं। जैसे कि पहला बौद्ध संगीति ये कब हुआ था, 483 बीसी में। कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह में हुआ था, है ना। किसके काल में हुआ था, तो इस समय कौन थे ये, यहाँ पे कौन थे, अजात शत्रु। कौन था, अजात शत्रु थे। और उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप थे। ठीक, कश्यप थे, ठीक है, महाकश्यप थे। क्या थे, महाकश्यप जी थे। ओके, महाकश्यप थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का कौन थे, महाकश्यप थे। दूसरा देख लेते हैं, दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी, इसके डायरेक्ट 100 साल बाद हुआ था, 383 बीसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था, है ना, वैशाली में हुआ था। किसने करवाया था, तो कालाशोक ने। किसने कराया था, कालाशोक ने। और इसके जो अध्यक्ष थे, इनके अध्यक्ष का क्या नाम था, इनके अध्यक्ष का नाम क्या था, सबाकामी। क्या था, सबाकामी, है ना, सबाकामी। और तीसरा 250 बीसी, कहां पे हुआ था, पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगालितिसपुत्र, है ना। बात करें चौथे बौद्ध संगत की, तो चौथा बौद्ध संगत हुआ था हमारा पहली ईस्वी को, पहली ईस्वी को, है ना। और कहाँ पे हुआ था, तो ये कुंडलन वन में हुआ था। कुंडलन वन ये कहाँ पे है, ये कश्मीर में है। राजा कौन था उस समय, शासक कौन था, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र। कौन थे, वासुमित्र, है ना। ये बात याद रखिए, पहला पूछा गया था, है ना, तो महाकश्यप थे। वापस चलते हैं क्वेश्चन में। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। देखिए, बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया के ज्योतिपुंज, है ना। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, ये सब बेसिक बातें हैं, इसको क्या रिपीट करें ना। इनके त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। बौद्ध धर्म का प्रचार जोरों शोरों से किसने कराया था, अशोक ने कराया था। अपने पुत्र बेटियों को देश विदेश भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, है ना। इतनी बातें आप इसमें याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, हिंदुओं से, जैनियों से, सिखों से या बौद्धों से। तो आपको बताना है त्रिपिटक, है ना। त्रिपिटक किससे संबंधित है, त्रिपिटक
किससे संबंधित है आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है ना। त्रिपिटक हिंदुओं से, जैनियों से, सिखों से या बौद्धों से। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे। तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। वापस चलते हैं, आपको ले चलते हैं इस पेज पे। देखिए, जब पहला बौद्ध संगीति हुआ था तो इसमें दो दो पिटकों का निर्माण हुआ था, संकलन हुआ था। कौन कौन से? एक तो है सुत्त पिटक। कौन सा? सुत्त पिटक। दूसरा कौन सा है? विनय पिटक। ये दो पिटकों का यहाँ पे संकलन हुआ था पहली पहली बौद्ध संगीति में। तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक। क्या था? अभिधम्म पिटक, इसका संकलन हुआ था। तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। पूछ ले कि कब बना था, तो पहली बौद्ध संगीति में बनाया था सुत्त पिटक और विनय पिटक। तीसरी बौद्ध संगीति में बना था अभिधम्म पिटक। अब जानते हैं कि सुत्त पिटक में क्या है। सुत्त पिटक में क्या है? सिद्धांत दिए गए हैं, है ना। सिद्धांत दिए गए हैं, है ना। इसकी रचना की बात कर ले, इसकी रचना किसने करी थी? रचना तो आनंद ने करी थी। किसने करी थी? आनंद ने करी थी। किसने करी थी? आनंद ने करी थी। या इसमें सिद्धांत वगैरह दिया गया है। विनय पिटक, इसकी रचना किसने करी थी? इनकी रचना करी थी उपालि ने। किसने करी थी? उपालि ने, है ना। उपालि ने करी थी, है ना। अभिधम्म पिटक की रचना मोगालितिस्पुस ने करी थी। ये बात भी याद रखिए। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बौद्ध धर्म से, है ना। किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी थे, और इनके जो संस्थापक, इन पे राज शासन करने वाले थे, उनको कहा जाता था तीर्थंकर। तीर्थंकर,